हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने गोल्डन रूल ऑफ बजट पढ़ा था और हमने ये भी जाना था कि जब सरकार बजट बनाती है तो उसमें 3 प्रकार के इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। या तो घाटे का बजट होगा, या फिर आधिक्य का बजट होगा, या फिर संतुलन का बजट होगा। और हमारी सरकार यानी भारत सरकार का जो बजट होता है वो अधिकतर किसका होता है? घाटे का बजट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे घाटे के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी घाटा क्या है, बजटीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है और मौद्रिक घाटा क्या है। यानी ये 6 प्रकार के हम घाटे पढ़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? हमने बताया था कि घाटे का सिंपल सा मतलब होता है जब खर्च अधिक हो प्राप्ति से, एक्सपेंडिचर आपकी रिसिप्ट से, सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा हो, तो वो होता है हमारा घाटा। ठीक है, और राजस्व घाटा का मतलब जब राजस्व खर्च राजस्व प्राप्ति से क्या हो? अधिक हो। कुल राजस्व खर्च कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो उसको बोलते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, तो अगर हम राजस्व घाटा निकालने चाहें एक फॉर्मूले के बेस पे तो कैसे निकालेंगे? राजस्व घाटा इक्वल टू कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति। तो हमारा राजस्व घाटा निकल आएगा, कितने का घाटा हुआ निकल आएगा। ठीक है, तो जो राजस्व घाटा होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो राजस्व खर्च होता है वो हमारा क्या होता है? गैर उत्पादक खर्च होता है। ठीक है, और जो गैर उत्पादक खर्च है, अगर इस खर्च में बढ़ोतरी होगी, राजस्व घाटे का मतलब खर्च में बढ़ोतरी हुई, और खर्च में बढ़ोतरी का मतलब हम बाजार से उधारी लेंगे, और बाजार से अगर हम उधारी लेंगे तो हमारी देयता में क्या होगी? वृद्धि करेगी। और चूंकि ये गैर उत्पादक है तो ऐसा भी नहीं कि संपत्ति का सृजन होगा। गैर उत्पादक खर्च का यही मतलब होता है ना कि संपत्ति का किसी प्रकार से सृजन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारा राजस्व घाटा होता है वो किसी भी तरह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसको कम करने के लिए कुछ उपाय होंगे। वही उपाय जो हमने बताया था पिछली क्लास में कि जो भारत सरकार का जो बजट बनता है घाटे का, उसको कम करने के उपाय जो है वही उपाय हैं। यानी राजस्व खर्च में हमें क्या करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गैर उत्पादक खर्च होता है, ये किसी भी प्रकार की संपत्ति का सृजन नहीं करता। दूसरा, हमें क्या करना, राजस्व खर्च में दूसरा एक और चीज हम देख सकते हैं, जैसे कि जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको क्या करना चाहिए? नई लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के बजाय जो पुरानी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हीं को संशोधित करके, मॉडिफाइड करके नवीन रूप में क्या करना चाहिए? संचालित करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जो सब्सिडी है, अनुदान इत्यादि है, उसको क्या करना चाहिए? युक्तिसंगत बनाना चाहिए, यानी सही लाभार्थी की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम और क्या कर सकते हैं कि राजस्व प्राप्ति बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं, है ना। और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने का मतलब, राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार की होती है, कर से और गैर कर से। मतलब हमें कर बढ़ा देना चाहिए। नहीं, हमें कर नहीं बढ़ाना। हमने बताया था ना, कर रेट नहीं बढ़ाना, कर बेस बढ़ाना है। कर तो बढ़ाना है लेकिन कर रेट नहीं, कर बेस बढ़ाना है। और हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज आप 100 रुपए कमाते हैं और सरकार ने घोषणा की कि 100 रुपए से ऊपर जिनकी भी इनकम है उनको 10% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 101 रुपए कमा रहा है, अब 1 रुपए ज्यादा होने के कारण उसे 10% का टैक्स देना पड़ रहा है, और कोई व्यक्ति 99 कमा रहा है, 1 रुपए कम होने के कारण वो टैक्स से बच जा रहा है। तो वो जो 1 रुपए कमा रहा है एक्स्ट्रा, वो कोशिश करेगा इसी तरह से इधर उधर कि मुझे ये टैक्स ना देना पड़े, मुझे ये टैक्स ना देना पड़े। तो काला, वही ब्लैक मनी सिस्टम चालू होगा। तो यही बोला गया कि सरकार को क्या करना चाहिए कि कर रेट को बढ़ाने की जगह, टैक्स रेट को बढ़ाने की जगह कर बेस को बढ़ाना चाहिए, टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो 1 रुपए कम कमा रहा है ना, ये भी इसके दायरे में आए, और जो 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है वो भी। यानी वो जो रेट 10% कर रखे उसे कम कर दो, भले और लोगों को सम्मिलित कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो लोग कर चोरी कर रहे हैं वो भी कर चोरी कम करना बंद कर देंगे, है ना। तो कर चोरी भी बंद होगी इससे। और जीएसटी जैसे जो सुधार है कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित, उनको सरकार को लागू करना चाहिए। और सबसे अहम बात हम देखते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? बाजार उधारी से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजस्व खर्च होता है, हमने बताया, ये गैर उत्पादक खर्च होता है। और गोल्डन रूल ऑफ बजट का स्वर्णिम नियम कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी भी राजस्व खर्च के लिए उधारी ना ले, क्योंकि ये गैर उत्पादक खर्च होता है। ठीक है, अगर उधारी लेनी भी पड़ती तो किसके लिए ले? पूंजीगत खर्च के लिए। क्यों? क्योंकि पूंजीगत खर्च जो होता है वो हमारा उत्पादक खर्च होता है, यानी वो संपत्ति का सृजन करता है, दीर्घकाल में उससे हमें लाभ होगा। तो इसीलिए बाजार उधारी से भी हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा राजस्व घाटा है उसको कम करने के कुछ उपाय थे, और राजस्व घाटा क्या है हमने आपको ये बताया। दूसरा हम पढ़ते हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। इसको 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया, तथा एफआरबीएम कानून में इसे वर्ष 2012-13 में शामिल किया गया। एफआरबीएम कानून को हम एफआरबीएम अधिनियम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन। ठीक है, इसको समझने से पहले, यानी प्रभावी राजस्व घाटा को समझने से पहले आप एक टर्म समझिए, GCCA, ग्रांट क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट, अनुदान जिसका प्रयोग संपत्ति निर्माण में हो। ये क्या है? देखिए,
राजस्व खर्च का सिंपल सा क्या मतलब है? ऐसा खर्च जो गैर उत्पादक हो, जो गैर उत्पादक हो, ठीक है। यानी केंद्र ने मान लीजिए राज्य को अनुदान दिया, अब राज्य ने क्या किया, उसको वो जो अनुदान राज्य ने प्राप्त किया केंद्र से, उससे उसने क्या किया, संपत्ति निर्माण की। यानी केंद्र ने तो उसको क्या दिया था, अनुदान दिया था, और अनुदान गैर उत्पादक है, लेकिन राज्य ने उस अनुदान को लेकर क्या कर लिया, उसको संपत्ति निर्माण कर ली, उससे संपत्ति का सृजन कर लिया। यानी जो गैर उत्पादक खर्च था उसको उत्पादक खर्च बना दिया। तो अब वो क्या हुआ, वो अनुदान अब गैर उत्पादक नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, उत्पादक हो गया, ठीक है। उससे संपत्ति का सृजन हुआ। तो अब वो किसके अंतर्गत आ रहा है, पूंजीगत खर्च के अंतर्गत। अब वो कैपेक्स के अंतर्गत आ रहा है। अब पूंजीगत खर्च हम जानते हैं, यानी ऐसा खर्च जिससे संपत्ति का सृजन होता हो, यानी जो उत्पादक हो, ठीक है, वो हमारा पूंजीगत खर्च होता है। आप समझ रहे हैं? यानी जो केंद्र सरकार अनुदान दी, सपोज राज्य को अनुदान देती है, ठीक है, और राज्य ने उस अनुदान हम जानते हैं वो क्या है, हमारा राजस्व खर्च का हिस्सा है, यानी गैर उत्पादक है। लेकिन राज्य ने क्या किया, उस गैर उत्पादक खर्च को, यानी उस अनुदान को उत्पादक खर्च में बदल दिया, यानी उससे संपत्ति का सृजन किया। तो वो क्या हो गया हमारा, अब पूंजीगत खर्च का हिस्सा हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा राजस्व घाटा था, हमने देखा जो कुल खर्च था, ठीक है, तो कुल खर्च में हमने देखा राजस्व खर्च जो था, उस राजस्व खर्च से ये जो हमारा जो दिया हुआ अनुदान का है खर्च, ये अब क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, ठीक है, ये अब हमारी कुल प्राप्ति में आ जाएगा। तो ये है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा। यानी अगर हम प्रभावी राजस्व घाटा निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, राजस्व घाटा से अगर हम GCCA को घटा दें, प्रभावी राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व घाटा माइनस GCCA, ग्रांट क्रिएशन फॉर कैपिटल एसेट, यानी संपत्ति या अनुदान जिसका निर्माण संपत्ति निर्माण में हुआ हो, अनुदान जिसका प्रयोग संपत्ति निर्माण में हुआ हो, ठीक है। आप समझ गए, आई होप। तो राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा में फिर अंतर क्या है? देखिए, जो राजस्व घाटा है वो विस्तृत है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि अनुदान से जो हमने उत्पादन कर लिया वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं, हम उसमें ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। कुल राजस्व खर्च माइनस कुल राजस्व प्राप्ति, ये हमारा राजस्व घाटा हो गया, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा की अपेक्षा कम विस्तृत होता है, यानी राजस्व घाटा अधिक विस्तृत होता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है वो क्या है, अधिक शुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे थे कि जो खर्च है, उस खर्च जो अनुदान हुआ, सरकार ने जो अनुदान दिया, ठीक है, उसमें राज्य ने या किसी ने उसको उत्पादन में खर्च कर लिया हो, उससे संपत्ति का सृजन कर लिया हो, तो हम उसको शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे दिए गए अनुदान से अगर संपत्ति का सृजन हो रहा है तो वस्तुतः उसको हम हटा लेते हैं। तो हमारा निकल के आ रहा है कौन, शुद्ध खर्च निकल के आ रहा है, ठीक है। अनुदान से भी अगर हमारी संपत्ति का सृजन हुआ तो हमने उसको भी क्या किया, हटा लिया, उसको भी अपनी प्राप्ति में रख लिया, यानी उसको खर्च से हटा लिया, ठीक है। तो हमारा कुल खर्च अब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो क्या है, शुद्ध राजस्व घाटा को बता रहा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि जो हमारा प्रभावी राजस्व घाटा है वो शुद्ध उपभोग खर्च दिखाता है, वो शुद्ध उपभोग खर्च दिखाता है, ठीक है। अगर हम इसी के सापेक्ष प्रभावी पूंजीगत खर्च समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? हम पूंजीगत खर्च जानते हैं ऐसा खर्च जो उत्पादन करता है, यानी जो संपत्ति का सृजन करता है, ठीक है। तो अगर हम पूंजीगत खर्च निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा पूंजीगत खर्च था उसमें हम अगर GCCA को जोड़ दें, पूंजीगत खर्च में अगर हम GCCA को जोड़ दें, यानी जो राजस्व खर्च का हिस्सा था जो अनुदान, अगर उससे हमने संपत्ति का सृजन कर लिया तो हमारे पूंजीगत खर्च का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो अगर हम पूंजीगत खर्च में GCCA को भी जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रभावी पूंजीगत, ठीक है। यानी अगर आप एक एग्जांपल लें कि सपोज सरकार ने 2024-25 में जो पूंजीगत खर्च था सरकार का 10 रुपए था, ठीक है, और सरकार ने जो अनुदान दिया था राजस्व खर्च के अंतर्गत 2 रुपए का अनुदान दिया था, और उस 2 रुपए को राज्य ने क्या किया, उत्पादन में किया, यानी उसका संपत्ति का सृजन कर लिया। तो अब ये क्या हुआ, अब ये गैर उत्पादक नहीं रहा, ये अभी अनुदान नहीं रहा, अब ये राजस्व खर्च का हिस्सा हो गया। तो हम ये 2 रुपए राज्य ने संपत्ति का सृजन कर लिया उस 2 रुपए से, इसको भी अब हम किसमें करेंगे, पूंजीगत खर्च में अब जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कुल प्रभावी पूंजीगत खर्च कितना हो जाएगा, पूंजीगत खर्च प्लस GCC, यानी जो 10 रुपए सरकार ने खर्च किया था वो पूंजीगत खर्च के अंतर्गत, और 2 रुपए वो जो अनुदान में दिए तो थे लेकिन उससे हमने संपत्ति का सृजन कर लिया, वो यानी टोटल 12 रुपए, ठीक है। तीसरा है हमारा बजटीय घाटा, बजटरी डेफिसिट। ये क्या होता है? अभी तक हम राजस्व और पूंजीगत अलग अलग पढ़ रहे थे, अब यहां पे दोनों मर्ज कर दीजिए। यानी बजटीय घाटे का मतलब ये होता है जब सरकार का कुल खर्च मतलब राजस्व खर्च प्लस पूंजीगत खर्च, कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति से क्या होता है, अधिक होता है। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा। कुल खर्च का मतलब राजस्व खर्च प्लस पूंजीगत खर्च, और कुल प्राप्ति मतलब राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। तो बजटीय घाटा मतलब जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा। यानी अगर हम बजटीय घाटा एक फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बजटीय घाटा इक्वल टू कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति। कुल खर्च का मतलब राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च
माइनस राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, तो ये हमारा है बजटीय घाटा। आपको पता है जो सरकार का जो बजटीय घाटा होता है वो हमेशा शून्य होता है। अब ये कैसे? अभी तो हमने पढ़ा था कि सरकार का जो बजट होता है वो हमेशा घाटे का होता है, लेकिन बजटीय घाटा शून्य कैसे हो गया? आपको पता है जो सरकार होती है तो सरकार क्या करती है, हमने आपको जब बजट बनाने की प्रक्रिया में बताया था कि जब सरकार बजट बनाती है, सरकार बजट बनाने की जो प्रक्रिया होती है पहले ही अपने आय कितनी इनकम होगी उसका अनुमान कर लेती है और उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर का भी अनुमान कर लेती है। तो सरकार क्या करती है, सरकार को पता होता है कि मेरी इनकम इतनी होगी और मुझे इस बार इतना खर्च करना पड़ेगा, यानी मेरा एक्सपेंडिचर इतना है। तो सरकार क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर के अनुमान के आधार पर पहले से ही उधार ले लेती है आरबीआई से एडहॉक कोष द्वारा, एडहॉक कोष पत्र द्वारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, होता क्या है कि जैसे आप एक एग्जांपल लो कि जैसे आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटी डिजिट देती हूँ, सपोज आपका महीने का खर्च कितना है, 8 रुपए। ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको 8 रुपए भेजते हैं। ठीक है, अब किसी भी कारणवश आपको पता है यार कि इस महीने अब जो पैसे आने वाला है इस बार ज़्यादा खर्च हुआ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो आपने उस काम के लिए, अब आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है वो लगभग 2 रुपए खर्च हो जाएगा। तो आपने क्या किया, जल्दी से अपने ऐसे मित्र से उधारी ली जो आपसे अमूमन जल्दी पैसे या तो मांगेगा नहीं, या मांगेगा भी तो आप नहीं भी देंगे तो कोई ज़्यादा गले की फंदा बनने वाला वो नहीं है काम। ठीक है, यानी वो आपके गले की हड्डी की तरह नहीं अटक जाएगा। तो आपने किसी ऐसे मित्र से 2 रुपए ले लिया, अब आपके पेरेंट्स ने पैसे भेजे 8 रुपए। अब चूंकि आपको पहले से अनुमान था कि 2 रुपए और मुझे चाहिए, आपने वो अपने ऐसे मित्र से ले लिया, अब आपके 10 रुपए हो गए। और आपने देखा कि महीने भर का जो खर्च था, आपकी जो कुल प्राप्ति थी उससे क्या हुआ, बराबर हो गया। हालांकि वो बराबर नहीं था, आपके पेरेंट्स ने 8 रुपए, आपकी इनकम 8 रुपए ही थी, लेकिन 2 रुपए आपने ऐसी जगह से ले लिया पहले से अनुमान लगाकर जहां से आपको पता था कि मेरे गले की हड्डी नहीं बनेगा, मेरा ऐसा दोस्त है ये मुझसे जल्दी मांगेगा नहीं। ठीक है, तो आपने पहले से लेकर उस बजट को संतुलित कर लिया और घर में बता दिया कि बिल्कुल जितना आपने 8 रुपए भेजा उतने में मेरा काम चल गया। लेकिन एक्चुअली में आपने 2 रुपए जो आपने लिए थे उसको छुपा लिया, घर में बताया नहीं, घर को पूरा जीरो दिखा दिया। यानी आपका जो एक्सपेंडिचर था आपने दिखाया कि आपने जो मुझे भेजा मेरी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर इक्वल हो गई है ना, लेकिन एक्चुअली में आपने 2 रुपए लिया था। यही सरकार करती है। सरकार क्या करती है, अपने घाटे का अनुमान पहले लगा लेती है। तो सरकार क्या करती है कि आरबीआई को एक कोष पत्र जारी करती है, जिसको बोलते हैं एडहॉक कोष पत्र। इसके द्वारा सरकार क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है, और आरबीआई क्या करती है, सरकार को उधार देने के लिए नोट छापती है। आरबीआई क्या करती है, नोट छापती है। ठीक है, लेकिन एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है सुखमय चक्रवर्ती। इन्होंने देखा कि जो बजटीय घाटा है ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बाजार में जो मुद्रा है उसकी तरलता बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। वो क्यों भला? क्योंकि देखा गया कि जो सरकार होती है, सरकार का बजट तो हर साल घाटे का बनता है। अब सरकार का बजट हर साल घाटे का बनता है तो सरकार जो आरबीआई के पास एडहॉक कोष पत्र जारी, यानी अपनी जो सिक्योरिटी रख रखी थी उसको चुका ही नहीं पाती और हर बार नया एडहॉक कोष जारी कर देती है और आरबीआई हर बार नोट छाप देती है। हर बार अगर आरबीआई नया नोट छापेगी और सरकार अपना बजट संतुलित नहीं करेगी, पुराना जो कर्ज था उसको नहीं चुका रही है, हर बार नया कर्ज मांगती है और आरबीआई नया नोट छापती है, तो ऑब्वियसली बाजार में मुद्रा की तरलता तो बढ़ेगी ना। तो सुखमय चक्रवर्ती ने इसी ओर संकेत किया और यही कारण है कि सन 1997 में बजटीय घाटे को समाप्त कर दिया गया और शुरू किया गया अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस और राजकोषीय घाटे की शुरुआत की गई। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये राजकोषीय घाटा क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है। अर्थोपाय अग्रिम, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है? इसका संचालन आरबीआई करता है, जिसके तहत आरबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को क्या देती है, उधारी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा कितने दिन की होती है, 91 दिन की होती है, 91 डेज की होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सरकार होती है, जो आरबीआई होती है, वो जो केंद्र सरकार है उसको क्या रखना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, कोष पत्र जारी करना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार पे किसी भी प्रकार का राज्य सरकार को कोष पत्र जारी नहीं करना पड़ता। तो फिर राज्य सरकार को कैसे मिलेगा? राज्य सरकार के जो कर्ज है, जो उधारी है, उसकी गारंटी कौन लेगा? केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार की गारंटी पर राज्य सरकार को उधार दिया जाता है। ठीक है, और केंद्र सरकार कोष पत्र जारी करके इसके अंतर्गत उधार लेती है, जिसकी अधिकतम सीमा 91 दिन होती है। ठीक है, तो कोष पत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक 91 दिन का और इसका डबल करिए 182 दिन का और 365 दिन का। आरबीआई क्या करता है, यहां आरबीआई बट्टा दर या ब्याज दर, ठीक है, बट्टा या ब्याज दर पर क्या करता है, यहां पे आरोपित करता है। आरबीआई यहां बट्टा या ब्याज दर आरोपित करता है जो रेपो दर के बराबर होता है। रेपो दर आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी समझ लीजिए कि रेपो दर वह दर होता है जहां आरबीआई अन्य बैंकों को क्या करता है, अल्पकालिक उधार देता है। ठीक है, उसको रेपो दर बोलते हैं। बट्टा या ब्याज दर आरोपित करता है, बट्टा का मतलब क्या, यानी आरबीआई जो यहाँ पे उधार देता है वो बट्टे पर देता है। बट्टे का मतलब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर। इसका मतलब ये
आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी स्वर्णकार के पास गए, सपोज ये घड़ी सिल्वर की, चांदी की है, ठीक है। अब सपोज इस घड़ी का मूल्य 10 रुपए है, ठीक है। आप स्वर्णकार के पास गए तो स्वर्णकार आपको ये घड़ी पूरी 10 रुपए में तो दे नहीं देगा, आपको घड़ी को लेके 10 रुपए आपको नहीं देगा, वो बट्टा काटेगा। उस बट्टे के आधार पर वो आपको इसका मूल्य, यानी आपको उसका, जब आप गहन गहन समझते हो ना, गिरवी रखना, आपने इसको गिरवी रखा, ठीक है, ये सिक्योरिटी मान लीजिए, और आपने कहा कि मुझे 10 रुपए दे दो। स्वर्णकार ने देखा कि ये 10 रुपए का है, लेकिन वो आपको 10 रुपए नहीं देगा, बट्टा काटेगा, ठीक है। अब बट्टा काटा तो आपको कितने रुपए दे रहा है? 8 रुपए या 9 रुपए दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आरबीआई क्या करता है कि सरकार जो सिक्योरिटी देती है, प्रतिभूति जारी करती है, सपोज 100 रुपए जारी किए, ठीक है, तो आरबीआई उसको 90 रुपए देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको छुड़वाना है, अगर आपको अपनी सिक्योरिटी लेनी है, आपको ये वापस पुनः चाहिए, तो आपको मैंने जितने दिए थे 90 रुपए, अब आप मुझे 90 नहीं दोगे, आप मुझे पूरे मेरे 100 दोगे, ठीक है। ये होता है बट्टा, यानी अंकित मूल्य पर जारी करना, ठीक है। ये है हमारा अर्थोपाय अग्रिम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकार ने जो दूसरा सुधार किया बजटी घाटे को समाप्त करके 1997 में, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? राजकोषीय घाटे को शुरू किया। तो फिर ये राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। अब ये क्या है? राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण घाटा है और सबसे बड़ा घाटा है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि जब सरकार का कुल खर्च, कुल खर्च का आप समझ रहे हैं, कुल राजस्व खर्च, कुल पूंजीगत खर्च, ठीक है। तो सरकार का जब कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से क्या होता है? अधिक हो जाता है। वही सब घाटों की तरह इसकी भी डिफिनेशन है, जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन यानी अगर हम राजकोषीय घाटा निकालें तो कैसे निकालेंगे? राजकोषीय घाटा बराबर कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, ठीक है। सरकार का कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति। लेकिन अंतर क्या है यहां पे अंतर यह है कि जो सरकार बजटीय घाटा में करती थी, यानी सरकार पहले से उधार लेकर उसको अपनी प्राप्ति में शामिल कर लेती थी और अपने खर्च और अपनी प्राप्ति को बराबर दिखा के, यानी बजटीय घाटे को शून्य दिखाती थी। यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे सरकार ने जो उधारी ली है, यानी जो उधारी ली है उसको हटाना पड़ेगा, उसको आपको प्राप्ति में नहीं दिखाना पड़ेगा। यानी आपने जितना खर्च किया, आपका जितना खर्च था उससे आप अपनी कुल प्राप्ति को घटाएं, लेकिन जब आप कुल प्राप्ति को घटाएंगे तो कुल प्राप्ति में आपने बाजार से जो उधारी ली वो शामिल नहीं होगी। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यानी अगर हम राजकोषीय घाटा निकालना चाहें तो राजकोषीय घाटा इक्वल टू हमारा क्या होगा? सरकार का कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, और कुल प्राप्ति में वो प्राप्ति हम हटा देंगे जो आपने बाजार से उधार ली है, ठीक है। जैसे देखिए इस पे मैंने आपको बना के दिखाया है, यहां देखिए जैसे है राजकोषीय घाटा इक्वल टू सरकार का कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति, और कुल प्राप्ति में हम बाजार उधारी को छोड़कर, ठीक है। दूसरा हम इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजस्व खर्च प्लस पूंजीगत खर्च, क्योंकि राजस्व खर्च, क्योंकि कुल खर्च का तो यही मतलब होता है, माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन पूंजीगत प्राप्ति को हम और क्या लिख सकते हैं? निवेश से जो प्राप्ति होती है, लघु बचत योजनाओं से जो प्राप्ति होती है, दिए गए ऋण की जब वापसी होती है, वो भी हमारा पूंजीगत प्राप्ति में आता है। लेकिन अब हमने सबको तोड़ के अलग अलग क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो उधारी होती है वो भी हमारी क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। लेकिन हमने क्या बोला? जो उधारी है इसको उसमें अब पूंजीगत प्राप्ति से जो हमने बाजार उधारी प्राप्त की उसको हटा देंगे, तो इसीलिए हमने इसको तोड़ के लिखा। यानी हमने पूंजीगत खर्च, पूंजीगत प्राप्ति ना लिखकर हमने उसको तोड़ के लिख दिया, निवेश, विनिवेश से, लघु बचत योजनाओं से और दिए गए ऋण की वापसी। क्यों? क्योंकि इसमें बाजार, पूंजीगत प्राप्ति में बाजार उधारी भी शामिल होती है और हमें बाजार उधारी को अब नहीं जोड़ना, ठीक है। तभी हमारा निकलेगा राजकोषीय घाटा। इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बजटीय घाटा प्लस बाजार उधारी। सबसे आसान शब्दों में कैसे? जैसे राजकोषीय घाटा है हमारा, ठीक है, हमने देखा हमारा बजटीय घाटा शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बाहर से उधार लिया था वो हम अपनी प्राप्ति में शामिल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? जो हमारा बजटीय घाटा है, जो हमने बाहर से उधार लिया उसको हम प्राप्ति में शामिल ना करके अलग से जोड़ देंगे, यानी कितना हमने उधार लिया वो स्वतः पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं। और ये चौथा हमने लिखा है राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। इसको समझने के लिए थोड़ा आगे और कॉन्सेप्ट समझें। तो अगर हम राजकोषीय घाटे के प्रभाव के बारे में चर्चा करें कि राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पे कैसा प्रभाव पड़ता है, तो राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव कैसे? देखो, राजकोषीय घाटे में वृद्धि का मतलब क्या है? सरकार ने अपने खर्च में वृद्धि की। खर्च में वृद्धि करने का मतलब सरकार ने मार्केट में तरलता कर दी। मार्केट में तरलता का मतलब अब लोगों के पास पैसे होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई होगी, यानी उत्पादक वर्ग उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ा तो समृद्धि दर बढ़ा, रोजगार बढ़ा तो आय बढ़ी, आय बढ़ी तो बचत बढ़ी, बचत बढ़ी तो निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ा तो पूंजी निर्माण होगा फिर से, है ना। तो हम देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव, अर्थव्यवस्था अगर मंदी और सुस्ती की स्थिति में है तो राजकोषीय घाटा ठीक है,
ठीक है, क्योंकि समृद्धि दर को बढ़ा रहा है, बचत को बढ़ा रहा है, निवेश को बढ़ा रहा है, रोजगार को बढ़ा रहा है, ठीक है, सुस्ती की और मंदी की स्थिति में। लेकिन अगर हम नकारात्मक प्रभाव इसका देखें कि अर्थव्यवस्था का इस पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, तो हम जानते हैं कि घाटे का मतलब खर्च का अधिक होना, और खर्च अगर अधिक है तो इसका मतलब हम उधार लेंगे, ठीक है। तो नकारात्मक प्रभाव यही है पहला, कि हमारे क्या हुआ, हमने उधार लिया, और उधार हमारी क्या करता है, ब्याज देयता में वृद्धि करता है, यानी हमें ब्याज भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। पहला तो हमारा ये घाटा हो गया, ठीक है। हमारी संपत्ति सृजन में कमी करता है, क्यों, क्योंकि जो खर्च होता है हमारा, अगर खर्च पूंजीगत खर्च नहीं है, अगर ये राजस्व खर्च है, तो ये क्या होगा, हमारा गैर संपत्ति यानी गैर उत्पादक खर्च होता है, संपत्ति का निर्माण नहीं करेगा, तो भी क्या होता है, एक नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि उपभोग में जा रहा है। और उपभोग खर्च क्या होता है, हमारी सिर्फ देयता बस में वृद्धि करता है, इसका दीर्घकालिक कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि पूंजीगत खर्च अगर नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं क्राउडिंग आउट की समस्या उत्पन्न होती है। क्राउडिंग आउट हमने बताया था कि मुद्रास्फीति की जो तरलता है उसका कम होना, ठीक है। यानी क्राउडिंग आउट का मतलब है बाजार से तरलता का कम होना, ठीक है। तो क्राउडिंग आउट की समस्या कैसे, जैसे देखो होता क्या है कि एक निजी कंपनी होती है और सरकार होती है, ठीक है। तो जो निवेशक होता है, सरकार क्या करती है, सरकार उधार प्राप्ति के लिए क्या करती है, सिक्योरिटीज जारी करती है। तो जो निवेशक होता है, अब कहाँ निवेश करेगा, निजी कंपनियों में या सरकार के पास, ऑब्वियसली सरकार के पास निवेश करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, क्यों, क्योंकि अधिक सेफ एंड सिक्योर होती है, इसमें रिस्क कम होता है, ठीक है। तो जो प्राइवेट निवेशक है, अब वो प्रभावित होंगे, वो बाहर से उधार लेंगे, उनकी देयता में वृद्धि होगी, ठीक है, उनका। और हम जानते हैं जो इकोनॉमी होती है, हमेशा याद रखना, इकोनॉमी इकोलॉजी इकोसिस्टम की तरह है, ठीक है। मतलब अगर एक पारिस्थितिकी तंत्र में अगर एक जीव से छेड़छाड़ की गई, एक जीव की संख्या, जनसंख्या या किसी भी तरह का वातावरण, किसी भी तरह का छेड़छाड़ हो तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट निवेशक क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग भी जो होती है प्रभावित होती है सरकार की। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, कि जैसे जो जितने भी संस्थाएं होती हैं जो रेटिंग देती हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, कौन से गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा था, किस देश की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है। तो इससे भी सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, यानी सरकार की जो साख क्षमता गुडविल होती है वो क्या होती है, वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो खर्च होता है, आप जितना आपका खर्च बढ़ेगा, आप बाजार से उधारी लेंगे, बाजार उधारी आपकी देयता में वृद्धि करती है। हम जानते हैं सरकार जितना भी ऋण चुकाती है उसका 20% मात्र ब्याज भुगतान में जाता है। यानी अगर ये हर बार यही स्थिति रही और ब्याज भुगतान हम करते रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, ऋण जाल में फंस सकती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का ऋण जाल में फंसने की भी स्थिति आ सकती है, ठीक है। यानी हम देखा जाए तो जो राजकोषीय घाटा होता है, एक तरह से राजकोषीय दुष्चक्र उत्पन्न कर सकता है। राजकोषीय दुष्चक्र कैसे, देखिए जैसे मैंने चित्र बना के दिखाया आपको, यानी यहां देखिए, जैसे राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई, ठीक है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि यानी बाजार उधारी में वृद्धि होगी। बाजार उधारी आप जितनी लेंगे तो आपकी ब्याज देयता बढ़ेगी। ब्याज देयता अगर गैर उत्पादक खर्च में अगर बढ़ रहा है तो यानी उत्पादक खर्च में कम होगा, फिर और उत्पादक खर्च कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम तो उत्पादन कम, उत्पादन कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम मतलब मंदी की स्थिति, और जो खर्च या उधारी में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी। और इस प्रकार हम देखते हैं फिर वही राजकोषीय घाटा यानी राजकोषीय दुष्चक्र में अर्थव्यवस्था फंस जाती है, ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटे का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था राजकोषीय दुष्चक्र में भी फंस सकती है। तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि का परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि किस कारण से हुई है, राजस्व खर्च के कारण हुई है कि पूंजीगत खर्च के कारण हुई है। अगर राजस्व खर्च के कारण हुई तो हम जानते हैं कि राजस्व खर्च गैर उत्पादक खर्च है, ठीक है, वो सिर्फ देयता में वृद्धि करेगा। लेकिन अगर पूंजीगत खर्च के कारण हुआ है तो पूंजीगत खर्च क्या है, हमारा उत्पादक खर्च, यानी उससे संपत्ति का सृजन होगा, दीर्घकाल में हमें उससे लाभ होगा, तो उसके लिए तो ठीक है, ठीक है। तो राजस्व घाटे में वृद्धि इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो खर्च हुआ है, घाटा है, वो किसके कारण हुआ है, राजस्व खर्च के कारण कि पूंजीगत खर्च के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है। प्राथमिक घाटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरकार का जो राजकोषीय घाटा था, जो सरकार का फिजिकल डेफिसिट था, उससे अगर हम निवल ब्याज भुगतान को क्या करें, हम हटा दें, निवल या शुद्ध ब्याज भुगतान को हम हटा दें, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा। मतलब देखिए, एक क्या होता है सरकार उधार देती है, एक क्या होता है सरकार उधार लेती है। तो सरकार उधार जो लेती है उस पर सरकार क्या करती है, ब्याज चुकाती है, सरकार की देयता होती है वो, ठीक है। जब सरकार उधार लेती है तो वो ब्याज चुकाती है, और एक होता है जब सरकार उधार देती है तो ब्याज प्राप्त करती है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो सरकार जो उधार देती है वो कम होता है, जो उधार लेती है वो ज्यादा होता है। अब उधार जो लेती है वो ज्यादा, इसका मतलब सरकार ब्याज भी ज्यादा चुकाएगी, और सरकार का दिया हुआ उधार कम है यानी वो ब्याज कम प्राप्त करेगी, ठीक है। तो जो निवल और शुद्ध होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं जो ब्याज भुगतान है उससे जो ब्याज प्राप्ति है उसको घटा देते हैं, ब्याज भुगतान से ब्याज प्राप्ति को घटा देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, निवल या शुद्ध ब्याज भुगतान। आप समझ रहे हैं, देखो
एक होता है, यानी अगर हम निवल और शुद्ध निकालना चाहें, निवल और शुद्ध ब्याज भुगतान निकालना चाहें तो सिंपल सा है कि सरकार बाजार से जो उधार लेती है उस पर ब्याज भुगतान करती है, यानी इंटरेस्ट चुकाती है, ठीक है। दूसरा, सरकार बाजार को जो उधार देती है उससे इंटरेस्ट प्राप्त करती है, यानी ब्याज प्राप्त करती है, ठीक है। और सरकार का उधारी हमेशा ज्यादा होती है, सरकार की ली गई उधारी हमेशा ज्यादा होती है दी गई उधारी से। इस प्रकार सरकार का चुकाया गया ब्याज प्राप्त करने वाले ब्याज से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो निवल और शुद्ध ब्याज है वो कैसे होगा, जो ज्यादा होगा उससे कम को घटा दीजिए, यानी चुकाया गया ब्याज, यानी ब्याज भुगतान से अगर ब्याज प्राप्ति को हटा दे तो हमारा प्राप्त होता है निवल या शुद्ध ब्याज भुगतान। तो प्राथमिक घाटा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटे से निवल या शुद्ध ब्याज भुगतान को अगर हम घटा दें तो हमारा प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटे में अंतर क्या है, जो राजकोषीय घाटा है वो प्राथमिक घाटा से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि राजकोषीय घाटे में निवल ब्याज भुगतान शामिल होता है, जबकि प्राथमिक घाटे में निवल ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता। राजकोषीय घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा जो है हमारा, वो सरकार की कुल देयता को प्रदर्शित करता है, सरकार की कुल उधारी जो ली है उसकी कुल देयता को प्रदर्शित करता है, जबकि जो हमारा प्राथमिक घाटा है वो सरकार की शुद्ध उधारी को प्रदर्शित करता है, यानी पूर्व में सरकार ने जो उधार लिया था उसमें जो ब्याज भुगतान किया था उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। देखो इसको फॉर्मूले से ऐसे देखिए, तो यहां देखिए प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज भुगतान, ठीक है, ये निवल लिखा हुआ है, ठीक है, निवल ब्याज भुगतान। चूंकि निवल ब्याज भुगतान हम जानते हैं ब्याज भुगतान माइनस ब्याज प्राप्ति, ब्याज भुगतान मतलब हमने जो उधार लिया था उसमें जो ब्याज चुकाया, और जो हम उधार देते हैं यानी सरकार जो उधार देती है उससे जो ब्याज प्राप्त करती है उसे ब्याज प्राप्ति बोलते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे को हम और कैसे लिख सकते हैं, प्राथमिक घाटा प्लस निवल ब्याज भुगतान। हम राजकोषीय घाटे को ऐसे लिख सकते हैं, यानी राजकोषीय घाटे में राजकोषीय घाटा जो होता है उसमें निवल ब्याज भुगतान क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कहना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्राथमिक घाटा है एक वित्तीय वर्ष में शुद्ध राजकोषीय घाटा होता है, शुद्ध राजकोषीय घाटा होता है। क्यों? क्योंकि हम राजकोषीय घाटे से जब निवल ब्याज भुगतान को भी हटा देते हैं, यानी पूर्व में सरकार ने जो उधार लिया था उसमें जो ब्याज चुकाए थे जब उसको हटा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा, ठीक है। यानी जो प्राथमिक घाटा है वो एक वित्तीय वर्ष में शुद्ध राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 6वें नंबर का हमारा है मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट। ये क्या होता है, जब सरकार क्या करती है, जब सरकार का खर्च अधिक हो जाता है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, बाजार से उधार ना लेकर आरबीआई से उधार लेती है, यानी किसी भी कारणवश बाजार से उधार नहीं ले पाती, सपोज बाजार में मंदी की स्थिति है यानी तरलता कम है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है। यानी मौद्रीकृत घाटे की स्थिति में सरकार केवल आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, सरकार को उधार देने के लिए नए नोट प्रिंट करती है, ठीक है। ये हमारा मौद्रीकृत घाटा हो गया, सिंपल सा। जब सरकार बाजार से किसी कारणवश उधार नहीं ले पाती, केवल आरबीआई से उधार लेती है, तो उसे मौद्रीकृत घाटा कहते हैं। और इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, नए नोट प्रिंट करती है, ठीक है। तो जो मौद्रीकृत घाटा है वो अर्थव्यवस्था के लिए वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति में वृद्धि दर की संभावना बढ़ सकती है, बाजार में तरलता की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे 6 प्रकार के जो घाटे थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट चीज जो है कि जितने भी प्रकार के अभी आप घाटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो घाटे हैं उनको जीडीपी के प्रतिशत रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है, उनको जीडीपी के प्रतिशत रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर कॉलम में अगर आप बनाना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे 24-25 के बजट अनुसार लिखा है, ठीक है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जितने भी घाटे हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी घाटा, प्राथमिक घाटा, और आप जानते हैं कि हमारा बजटीय घाटा समाप्त कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार जो घाटे हैं उनको हम कैसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक, बजटीय अनुमान, संशोधित अनुमान, अनुमानित, ठीक है। तो जिस ईयर आप एग्जाम देने जाएंगे इन डाटा को आप अपडेट कर लेना, ठीक है। अभी 24-25 का है, ठीक है। एक और बात, जब सरकार अपना बजट पेश करती है तो कहां से प्राप्ति हुई और कहां कहां खर्च हुआ उसको क्या करती है, एक रुपए के माध्यम से दिखाती है, ठीक है। यानी दिखाती है कि प्राप्ति कैसे हुई और खर्च कैसे हुआ, ठीक है। जैसे ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है, दिखाती है कि रुपए प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं और रुपए खर्च कहां हुए, यानी खर्च के स्रोत क्या है, ठीक है। जैसे प्राप्ति में आपको दिखाएगी कि आयकर से कितना प्राप्त हुआ, निगम कर से कितना प्राप्त हुआ, जीएसटी से कितना प्राप्त हुआ, ब्याज उधारी से कितना प्राप्त हुआ, सीमा शुल्क से कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। खर्च में दिखाएगी कि कितनी जैसे कि आपको रक्षा खर्च, आर्थिक समानता में कितना खर्च हुआ, या केंद्रीय जो योजनाएं हैं वहां कितना खर्च हुआ, या केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं वहां कितना खर्च हुआ, ठीक है। इनमें सब दिखाएगी, ठीक है। तो जब आप जाइएगा तो इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है, कि रुपया कहां से आया, यानी प्राप्ति के कुल कितने स्रोत हैं आप देख लीजिएगा कि निगम कर से कितना प्राप्त हुआ, ठीक है, आयकर से कितना प्राप्त हुआ, कितना परसेंट, ठीक है, और खर्च कहां हुआ, कहां कहां कितना खर्च किया, ठीक है, सरकार ने उस वक्त के डाटा आप देख के जाइएगा, ठीक है।
एंड एक वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया कि केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं, और है एक वर्ड हमने बोला कि केंद्र प्रायोजित या केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं। ये क्या होती है? केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये क्या होती हैं? ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार उसको संचालित करती है, यानी पूरा उसका 100% पूरा जो उसका योगदान होता है वो केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। एंड केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, ठीक है, या केंद्र प्रायोजित योजनाएं, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। ये क्या होती है कि इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर इसको चलाती हैं, ठीक है। यानी केंद्र सरकार का सहयोग होता है और राज्य सरकार का भी सहयोग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घाटे की वित्त व्यवस्था, ठीक है, और एफआरबीएम कानून को, एफआरबीएम अधिनियम 2003 को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइल, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।